सराल साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो मैंग्रोव से अगर हमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और जो ब्लू इकॉनमी में है उसमें ये अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी अरबाब, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर हियर। एज यू आर अवेयर, जो मैंग्रोव्स हैं ये सबसे ये वो दरख्त है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। जस्ट फॉर एज अ बैक ऑफ द एनवेलोप, ये 8 टन्स ओवर इट्स लाइफ टाइम, ओवर द आफ्टर द मेच्योरिटी पर एनम दे कैप्चर। तो एक इंसान जो है वो नॉर्मली 2 टन्स इमिट करता है। सो दिस इज अबाउट 4 humans that they are, one tree can capture. So that has a very high value. और इसकी जो और बेनिफिट्स हैं वो, एक तो ये बायोडाइवर्सिटी का आपने बताया, इसमें 35 मुख्तलिफ इस तरह की देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट. It's also a source of livelihood, because that fish then leads to economic growth, and in terms of fishermen can actually go and fish and capture those fish to generate revenue. जो लास्ट चीज़ है वो ये कि जो 8 टन जो ये कार्बन भी अब्जॉर्ब करता है, इसमें भी ये इट कैन जनरेट व्हाट यू कॉल कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन ऑफसेट्स, जो रिसेंटली अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी on carbon offset. So that in itself, carbon offsets जो हैं for our viewers are those are basically instruments or commodities that denote कि 1 टन of carbon dioxide capture हुआ है. तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है in this regard. सही। तो अब सलाह साहब, ये जैसा एक शहर है कराची पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन या पोल्यूशन में सबसे इस वक्त ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस एक शहर में और फिर ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के लेवल पर बात करें तो हमें कितने मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात की ज़रूरत है, और इसको हम किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं? इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आकर कोई जिम्मेदारी ले सकता है और इसकी ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर सकता है? क्या समझते हैं आप? जी, इसमें जो मैंग्रोव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इट नीड्स टू बी नियर अ डेल्टा और अ बेसिन. तो जो इंडस रिवर का डेल्टा है जो सिंध के सूबे में आता है, उसमें मैंग्रोव इज ईजिली ग्रोएबल, और वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स के जंगलात नज़र आते हैं. इसमें जो सिंध के सूबे में इन पर्टिकुलर देयर इज़ वन ग्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है डेल्टा ब्लू कार्बन. जो आपने ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बताया, तो डेल्टा ब्लू कार्बन हैज़ प्लांटेड more than 100,000 hectares of mangrove forest in collaboration with the government of Sindh. इसी तरह की प्रोजेक्ट्स में जब आपने बात की कि ये कौन कर सकता है, इसमें बिल्कुल एक जॉइंट इनिशिएटिव होता है ये नॉर्मली प्रोजेक्ट या प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स का विद गवर्नमेंट बैकिंग. बिकॉज जो ज़मीन है और जो फॉरेस्ट्री का सूबा है वो आपको जैसे मालूम है इट इज़ एट द प्रोविंशियल लेवल. तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर की सपोर्ट के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट. इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं. एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इस वक्त एक और बिजनेस ग्रुप है कराची के जो फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, वो एक मैंग्रोव रीजनरेशन फॉरेस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं. बट इट इज़ एन इकोनॉमिक नीड एंड इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स दैट एवरीवन नीड्स टू लुक एट. और सलाम साहब, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इसका मौजूद होना, किसी सूबे में एक जगह पर इसके दरख्त लगा देना या इसका एक जंगल बना देना, तो वो काफ़ी है, या फिर ये आपको मल्टीपल जगहों पर ये इसको करना पड़ेगा? यानी हर शहर में कई मकामात पर या फिर करीब करीब ये मौजूद हो, ताकि वो आपको एक क्लाइमेट चेंज के भी जो एक मैक्सिमम एक फ़वाइद हैं वो भी आप तक पहुँचा सकें? जी बाप, बिल्कुल आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमारा एक बिलियन ट्री सुनामी या जो 10 बिलियन जो सुनामी जो प्रोजेक्ट था, इन दैट द की थिंग इज ऑब्वियसली कि प्लांट द राइट ट्री, राइट. अब आपके पास जो मैंग्रोव है वो आपने इट्स द मोस्ट, इट कैप्चर्स द मोस्ट कार्बन. ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करती है, उस कार्बन की भी वैल्यू है. जो बायोडाइवर्सिटी है वो फिश, उसकी भी वैल्यू है. और ये खाली सिंध के सूबे तक लिमिटेड नहीं है, ये आप पंजाब में भी कर सकते हैं. इट नीड्स जो रिवर का डेल्टा है उसकी, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ हो गया या लोअर जो सिंध है जहाँ पे इंडस है या झेलम का रिवर्स का डेल्टा मिलता है, तो वो सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे यू विल फाइंड मैंग्रोव्स नेचुरली. तो उनको इन्हांस किया जा सकता है थ्रू अ कंबाइंड एफर्ट विद जो फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपने सूबों में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं.
सही। और अगर ब्लू इकोनॉमी से जब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जब हम इसको फ़िशिंग के शोबे में फ़ायदे के तौर पर लेते हैं, तो हमारी कोस्टल बेल्ट्स के करीब भी इस तरह के फिर मज़ीद प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। जो पहले से इस वक्त मौजूद दरख्त हैं, ज़ाहिर है वो इतनी तादाद में नहीं है, या उसका हम उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जितनी उसमें गुंजाइश है। जी बिल्कुल, कोस्टल बेल्ट्स में तो आप उसका हम फ़ायदा नहीं उठा सक रहे, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मौजूद तो हैं और उनको हम लोग प्रोटेक्ट, वी शुड मेक देम इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। आपको ये नज़र आएगा कि जहाँ पे जिस तरह जो साउथ एशिया के ममालिक हैं जहाँ पे ये मैंग्रोव प्लांटेशंस मौजूद हैं, दे नॉर्मली प्रोटेक्ट देम। और वहाँ पे आप एक यू कैन एक्सटेंड दिस एज एक, जैसे कहते हैं एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ला सकते हैं थ्रू अ पॉलिसी which the government के आप पे प्रमोट करें this act. The simplest way is कि you provide them land banks जो इस वक्त इसके करीब हैं, जो कोस्टल एरियाज या डेल्टाज के करीब हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर को कह सकते हैं, या यू कैन आस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स कि आप आके इस इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। उसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत की रोल प्ले करती हैं, who would love to जो बिल्कुल इन चीज़ों को would love to finance such projects। और ये बताइएगा सलाल साहब के इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अट्रैक्शन हो सकती है? इन्वेस्ट अगर इसमें किया जाता है तो फिर उसका रिटर्न किस अंदाज में होता है? यानी कोई इन्वेस्टर ज़ाहिर है जब तक उसको एक प्रॉपर एक पॉजिटिव रिटर्न की श्योरिटी ना हो, वो उस वक्त तक तो इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या फ़वाइद? जी, इसमें इन्वेस्टमेंट के ये फ़वाइद है कि आप जब ये प्लांट करते हैं तो इसका एक फॉर्म है जिसे कहते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR जो है, इसको आप एक कानून या रजिस्ट्रीज और स्टैंडर्ड्स के तहत आप इनके जो इमिशंस, जिस तरह एक दरख्त अगर 8 टन कैप्चर करता है तो आप 100 दरख्त प्लांट करते हैं तो 800 टन कैप्चर करेगा ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर एनम। अब उस जो नॉर्मल, जिस तरह आपको डेल्टा ब्लू कार्बन का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका 1 टन जो है वो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली $40 की प्राइसिंग पे है। सो दैट मीन्स दैट दिस विल बी एबल टू $40 का आप हिसाब लगा सकते हैं कि if 1 ton is generating $40 an annum just from carbon credits, excluding जो आप बाकी उसकी जो benefits हैं, जिस तरह उसकी जो fish और biodiversity उधर से आती है, तो that in itself is a huge return that investors can receive। और ये जो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ हासिल करने के बाद स्टार्ट करता है, या फिर इनिशियली जब एक आप पौधा लगाते हैं मैंग्रोव का और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहा होता है और कार्बन को भी वो उसी कैपेसिटी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है? जी अरबाब साहब, so this is exactly, this happens after the maturity of the seedling। जो sapling होता है उसकी maturity के बाद, I think that is not a long period। जिस तरह दीर का दरख्त में बहुत ज़्यादा it takes a lot of time, but this mangroves do not take that much time and they have a longer lifetime as well। इसमें अगर आपको specifics चाहिए तो हमारी जो climate science की टीम है, हमने एक पाकिस्तान इशू ब्रीफ के अंदर ये डिटेल्स दी हुई हैं जो publicly available है on our website ahya.ai, so you can find these details। यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा उस इंतज़ार करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स के लिए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। अरबाब, आपके जो भी क्लाइमेट चेंज में आप काम करना चाहते हैं, कोई भी इंसान अगर क्लाइमेट चेंज में काम करना चाहता है तो पहली उनसे ये मेरी एडवाइस है कि दिस टेक्स perseverance and patience। you have to work for a long period of time, और इसमें आपको एजुकेट भी करना होता है both stakeholders को, गवर्नमेंट को। तो ये कोई रिटेल, इट्स नॉट a stock trading market या you can say other retail investments का फॉर्म नहीं है ये। this is patient capital and it requires a long term view। और ये स्पेसिफिक अगर मैंग्रोव्स के लिए कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट सलाल साहब रिक्वायर्ड होती है, या एक नॉर्मल रेंज की इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट इसका शुरू किया जा सकता है? जी, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द केस कि आप इसको बिल्कुल एक स्मॉल साइज पे शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 100 ट्रीज़ प्लांट कर लें, 200 ट्रीज़ प्लांट कर लें, और उस प्रोजेक्ट को फिर आप सर्टिफाई करवाएं। और इसका जो मेन प्रोहिबिटिंग फैक्टर था वो यही था कि इस वक्त कोई डिजिटल सोल्यूशन नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, और फिर देन फाइंडिंग एक्सेस टू बायर्स जो है वो मुश्किल था। और इसकी जो मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना होता है अपने प्रोजेक्ट का, और एक पॉलिसी भी नहीं मौजूद थी
गवर्नमेंट की कि अगर हम इस तरह के कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स करें तो किस पॉलिसी के तहत करें। तो ऑल ऑफ दोज सॉल्यूशंस आर नाउ बीइंग वर्कड ऑन एंड यू विल हियर कि ये जी सारी चीज़ें आहिया जो है वो आपको एमआरवी प्रोवाइड कर सकता है, बट इसके अलावा जो कार्बन पॉलिसी है वो भी इंशाल्लाह वी बीन टोल्ड दैट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस दैट सून एज वेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।